I welcome you all in my channel Decode the Law, and topic for today is ostensible owner that has been mentioned under section 41 of the Transfer of Property Act. In this lecture, I am going to discuss all the essential ingredients, aspects of ostensible ownership. I am going to discuss from the judiciary perspective and law exam perspective as well. So, what are the points that you have to write in your judiciary examination and in your law examination? I am going to discuss each and every point in a detailed manner. So, please watch this video till the end. So, what is section 41 is all about? Section 41 of the Transfer of Property Act enumerates the provisions relating to ostensible ownership. So, what do you mean by the term ostensible owner? So, owner means malik, right? Or swami. Ostensible मतलब a owner who is apparent, मतलब appear हो रहा है, ठीक है? Appear हो रहा है that he is a person that who is the owner of that particular property. मतलब वो रियल में ओनर नहीं है, जस्ट appear हो रहा है that वो एक प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है? आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल. आप भी ये जानते हो एग्जाम्पल, आई एम श्योर दैट इज सपोज आपके फादर ने एक प्रॉपर्टी खरीदा है ऑन द नेम ऑफ योर मदर, ठीक है, एंड योर मदर इज एब्सोल्युटली अ हाउस वाइफ और होम मेकर, एंड जो प्रॉपर्टी खरीदा गया है वो आपके फादर ने खरीदा है एंड योर फादर हैज़ पेड द मनी, एंड पेपर्स में नाम किसका अपीयर हो रहा है? आपका मदर का नाम अपीयर हो रहा है. दैट मीन्स योर मदर इज द ऑस्टेंसिबल ओनर. मतलब जिसका नाम अपीयर हो रहा है डॉक्यूमेंट्स पर एज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वही ऑस्टेंसिबल ओनर कहलाएगा. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रॉपर्टी खरीदा गया है वो खरीदा है किसी और इंसान ने, मतलब पैसा दिया है किसी और इंसान ने, एंड किसी और इंसान का नाम अपीयर हो रहा है डॉक्यूमेंट्स पर, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. एंड इस ऑस्टेंसिबल ओनर को इन अदर वर्ड्स बेनामदार भी बोला जाता है. नाउ लेट मी टेल यू सेक्शन 41 एक्चुअली बोलता क्या है. सो सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट which permits the transfer of property by an ostensible owner as valid transfer subject to the conditions specified herein reads as follows. That means ostensible owner का जो concept दिया गया है under section 41, actually जो transfer by ostensible owner होता है इसको एक प्रोटेक्शन दिया है दैट जो ट्रांसफ़र एक ऑस्टेंसिबल ओनर कर रहा है एज वैलिड माना जाएगा, मतलब उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है. एंड कब माना जाएगा? जो सारा कंडीशंस सेक्शन 41 पर दिया गया है, अगर वो सारा कंडीशन फुलफिल होता है देन वो ट्रांसफ़र वैलिड माना जाएगा. सो नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 41. सो 41 क्या है? 41 बोलता है दैट ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो विद द कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है एंड इम्प्लाइड भी हो सकता है. एंड यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है दैट कंसेंट जो टर्म यूज़ किया गया है वो फ्री कंसेंट होना पड़ेगा. मतलब कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए. सो द कंसेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली फ्री एंड इट मस्ट बी इन एनी वे आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. नेक्स्ट स्टेट्स दैट द पर्सन इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई अचल संपत्ति है उससे जुड़ा हुआ कोई इंटरेस्ट है. अ पर्सन इज ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर्स द सेम फॉर कंसिडरेशन. द ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफरर वॉज नॉट ऑथराइज टू मेक इट. दैट मीन्स अगर वो ऑस्टेंसिबल ओनर, सपोज पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट आपका मॉम यहाँ पर ऑस्टेंसिबल ओनर है, मतलब पेपर में अपीयर हो रहा है दैट योर मॉम टू बी द अपरेंट ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. एंड अगर आपका मम्मी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहे एंड वो ट्रांसफ़र हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द कंसिडरेशन, क्या वो ट्रांसफ़र वैलिड माना जाएगा? द आंसर इज़ येस. अगर वो प्रॉपर्टी कंसिडरेशन पर ट्रांसफ़र हो रहा है, सो कंसिडरेशन मतलब सपोज आपको ये प्रॉपर्टी मैं दे रही हूँ एंड आप उस प्रॉपर्टी के लिए 2 करोड़ रुपीज़ मुझे दे रहे हो, ठीक है. सो 2 करोड़ रुपीज़ इज़ द कंसिडरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. सो
कंसिडरेशन मतलब रिवॉर्ड। सो अगर कोई ग्रेचुइटियस ट्रांसफ़र हो रहा है, ग्रेचुइटियस मतलब विदाउट एनी रिवॉर्ड अगर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, देन ऑस्टेंसिबल ओनर जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन 41, ये जो ट्रांसफ़र है इसको कंसिडरेशन पर ही होना चाहिए। एंड जो प्रोविजो पार्ट है वो बोल रहा है दैट द ट्रांसफरी आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर to ascertain that the transferor had power to make the transfer has acted in good faith। मतलब यहाँ पर 2% का बात बताया गया है, एक ट्रांसफरी है एक ट्रांसफरर है। ठीक है, सो ट्रांसफरी कौन है? जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस इंसान को बोला जाएगा ट्रांसफरी, एंड जो इंसान प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है उनको बोला जाएगा ट्रांसफरर। सपोज इफ़ आई सेल माई प्रॉपर्टी टू यू, देन मैं सेल कर रही हूँ इसका मतलब मैं हूँ ट्रांसफरर। ठीक है, एंड आपको सेल कर रही हूँ इसका मतलब आप हो गए ट्रांसफरी। सो जो ट्रांसफरी है वो यहाँ पर रीजनेबल केयर मतलब एक्सटेंड करके पता लगा सकता है दैट ट्रांसफरर का राइट है टू ट्रांसफ़र दैट प्रॉपर्टी और नॉट। मतलब उनका राइट बनता है टू ट्रांसफ़र दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और नॉट, ये पता लगा सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग रीजनेबल केयर एंड ही हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ। मतलब अगर ट्रांसफरी ऐसा कुछ करता है दैट पता लगाने के लिए दैट उस इंसान का राइट बनता है टू ट्रांसफ़र दैट प्रॉपर्टी और नॉट, ये जो मतलब जांच का जो सारा हिसाब किताब है इसको करने के लिए अगर रीजनेबल केयर एक्सटेंड करता है तो ये माना जाएगा दैट ट्रांसफरी हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ। सो गुड फेथ में वो काम किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म गुड फेथ। सो गुड फेथ का मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट ट्रांसफरी हैज़ एक्टेड ऑनेस्टली in the real belief that the ostensible owner is the real owner। मतलब ट्रांसफरी जो काम किया है ये ऑनेस्टली किया है एंड इन द रियल बिलीफ दैट द ऑस्टेंसिबल ओनर इज़ द रियल ओनर। मतलब जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो रियल ओनर है। रीजनेबल केयर इज़ नॉट इनफ इफ़ देर इज़ अ एब्सेंस ऑफ गुड फेथ। रीजनेबल केयर तब माना नहीं जाएगा वहाँ पर गुड फेथ नहीं है। ठीक है, एंड अ पर्सन मे एक्ट विदाउट नेग्लिजेंस बट एट द सेम टाइम विदाउट ऑनेस्टी। एंड जब वो काम कर रहा है विदाउट एनी ऑनेस्टी, दैट टाइम बोला जाएगा कि गुड फेथ में वो काम नहीं किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु इज़ द ऑस्टेंसिबल ओनर। सो ऑस्टेंसिबल ओनर ये जो टर्म है ये प्रिसाइजली सेक्शन 41 पर नहीं दिया गया है, मतलब प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। So in order to find the definition of the term, we have to analyze a case law, that is Jaydal Poddar versus BB Hajra, AIR 1974 SC 171। So this is the case। In this case सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था that ऑस्टेंसिबल ओनर, एक ओनर ऑस्टेंसिबल ओनर है या नहीं है इसको पता लगाने के लिए हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं। सो ये जो टेस्ट है यहाँ पर 6 कंडीशन और 6 क्वालिफिकेशन बताया गया है। नंबर 1 दैट व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द परचेस्ड मनी। मतलब आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है। ठीक है, नाउ नेचर ऑफ द पोजेशन आफ्टर परचेज। मतलब परचेज करने के बाद वो प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है उसका नेचर कैसा है। That means whether the person is said to be the ostensible owner has rendered absolute possession to the transferee after the purchase or the real owner। मतलब absolute possession transferee को दिया गया है और नहीं। Next, what is the motive for giving बेनामी कलर। मतलब सपोज आपके फादर ने जो प्रॉपर्टी खरीदा है इन द नेम ऑफ योर मदर, ये करने का कारण क्या है। ठीक है, सो रीज़न क्या है। मतलब जिसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदा गया है उसको इन अदर वर्ड्स बेनामदार भी बोला जाता है, राइट। जिस व्यक्ति का नाम पेपर पर अपीयर हो रहा है उस इंसान को बोला जाएगा बेनामदार। सो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है बिटवीन ट्रांसफ़र एंड द ट्रांसफरी, वो जो ट्रांजैक्शन है उसको एक बेनामी कलर दिया गया है इन ऑर्डर टू परचेज द प्रॉपर्टी। सो ये क्यों दिया गया है इसका जो एक वैलिड रीज़न है वो होना पड़ेगा एंड दैट शुड बी जस्टिफाइड वन। बिकॉज अक्सर ये देखा जाता है किसी इंसान के साथ फ्रॉड करने के बाद
टैक्स देने से बचने के लिए, ब्लैक मनी छुपाया जाने के लिए, मतलब ब्लैक मनी को एक तरीके से वाइट मनी में ट्रांसफ़र करने के लिए ये सारा पैंतरा अपनाना जाता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द होल थिंग, ये जो सेक्शन है इसको डिज़ाइन किया गया है। नाउ अनदर कंडीशन और टेस्ट इज़ दैट ओनर नेम, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। नाउ अनदर थिंग इज़ दैट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इन डीलिंग विद द प्रॉपर्टी, मतलब इंसान का कंडक्ट क्या है। Now, another condition is that claims to be the real owner and the custody of the title deeds in relation to the property. That means whether the person is said to be the ostensible owner has the custody of the title deeds or the person claiming to be the real owner. मतलब कौन से इंसान के पास जो कस्टडी है टाइटल डीड्स का ये दिया गया है, इसको भी देखना पड़ेगा। नाउ हु इज़ नॉट द ऑस्टेंसिबल ओनर, जो महंत होते हैं टेम्पल का, उनको ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं बोला जा सकता है। देन अ पर्सन हु इज़ अ मॉर्टगेजर, ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ एन आइडल, ये सारा जो इंसान है इनको ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं बोला जाएगा। नाउ अगर ये क्वेश्चन जुडिशरी में एंड लॉ में भी आता है तो आपको ये सारा पॉइंट्स डेफिनेटली मेंशन करना है। दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ द सेक्शन, मतलब ये सेक्शन 41 जो है इसका फाउंडेशनल बेस क्या है। एंड व्हाट आर दिस डॉक्ट्रिन? नंबर 1 डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, नंबर 2 डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल एस्टोपेल फीडिंग द ग्रांट, थर्ड वन इज दैट डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, दैट इज सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट जो ऑस्टेंसिबल ओनर है उनको इन अदर वर्ड्स बेनामदार भी बोला जाता है। सो नाउ द होल कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 41 इज रेड विथ मॉडिफिकेशन ब्रॉट बाय द एक्ट 1988 बेनामी ट्रांसफर्स एंड राइट्स ऑफ रियल ओनर। ये जो मतलब एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी एक्ट 1988। ये जो एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, नाउ द होल कंसेप्ट ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनरशिप जो बताया गया है सेक्शन 41 पर इज नाउ सब्जेक्ट टू द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। ये जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंदर जो प्रोविजन बताया गया है वो सारा प्रोविजंस अभी फॉलो किया जाएगा। एंड हाल ही में ही इस एक्ट के ऊपर एक अमेंडमेंट लाया गया है। सो दिस इज द होल कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया है। अक्सर ये क्वेश्चन जुडिशियरी में भी पूछा जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर कर लेते हो तो जुडिशियरी एंड लॉ के लिए जो प्रिपरेशन है आपका एक साथ ही हो जाएगा।